ये जरा तैयब तो भेजिएगा ऊपर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वाला ना। जी सर, कल वाला सवाल फाइनल हो गया था। जी जी, अब वॉल्यूम 2 आप लोगों ने ले लिया हुआ? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी बड़ा डिस्पैच मेरा ख्याल होना शुरू हो गया हुआ, आप ऐसे परेशान नहीं होइएगा। बस एक का दिन जरा आपके साथ जब मैं भी पीडीएफ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह साथ मिल जाएंगे साथ। वॉल्यूम 2 है इसके सॉफ्टवेयर, ये जरा बच्चों के साथ डिस्कस कर। पूरी बुक शेयर वो तो कर दी वो वॉल्यूम 2 दोबारा ये जो चैप्टर में ये लगा कर देंगे अरे ये वाला कर दे। और एक मिनट बुक भी चाहिए, एक सेकंड। एक ये जो है ये वाला भी स्पेसिफिकली ना अलग कर दिया रशियन ये भी ऐसा शेयर करना, इसमें क्वेश्चन देना होगा 20 पूरा कर देते हैं। यही बोला जी हाँ, पूरा कर दे, ये पूरा करेंगे इसी में से। ठीक सर ये सबसे पहले जरा काइंडली एक होमवर्क लिखना करके लिए जरा वेरिएंस एनालिसिस का टेस्ट तैयार करें आप लोग। एक क्वेश्चन आपने रिवाइज करना, पहले जैक एंड जिल रिवाइज करना और वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 414 थोड़ा ढूंढना। ऑनलाइन स्टूडेंट आपके साथ मैं जरा शेयर करता हूँ ये सब, तो काइंडली जरा 2-3 दिन जरा काइंडली जरा पीडीएफ से हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन साथ साथ काइंडली रहना प्लीज। पहले क्या करना और देन सर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इसने मैक्सिमम 100% हो जाना इंशाल्लाह। तो ये साथ साथ जरा रिवीजन रखनी है अपने पेज नंबर 414 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको जरा काइंडली होमवर्क रखें। और मीन वाइज जरा पेज नंबर 1 निकालना। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वॉल्यूम 1 में भी, तो जैसे जैसे साथ साथ मैं कहूंगा जो सवाल अपनी मर्जी से रहने दीजिएगा, उन सवालों के वक्त अभी आए नहीं है, तो जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ पहले उन पे फोकस रखिएगा साथ साथ, और डेली बेसिस पे शायद एक से ज्यादा कम ही होंगे, तो ये प्लीज जरूर करने हैं। ये साथ साथ ही फाइनल हो जाएंगी चीजें तो हो जाती हैं, बाद में फिर मुश्किल हो जाता है। तो डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन के लिए जरूर टाइम निकालना। कौन सा रिवाइज करके अटेम्प्ट करना, मेन वाइल काइंडली जरा पेज नंबर 1 ऑफ दिस सेकंड वॉल्यूम, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली जरा मेरे साथ रहेगा, प्रोफेसर के साथ में से मैंने पीडीएफ शेयर करवा दी। पेज 414, लेकिन वो ऑटम आप लोग जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, वो जो चैप्टर आपके साथ शेयर होगा उसमें ऑटम 2020 के नाम से होगा, और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है सीआरआ, उसमें 2-3 पेजेस हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई मेरे साथ? नहीं सर, आज एक नई डिस्कशन जरा स्टार्ट करने साथ है, रेडी है? हेडिंग सर जी लिखी हुई है पेज 1 बताइए क्या लिखा है। इनिशियली सर एक दफा दोबारा लिखा हुआ है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन मेरा ख्याल है अब ये काफी हो गया होगा। पता है वैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की फर्स्ट ब्रैकेट अंडरलाइन करें, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज, और मार्जिनल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट, क्या प्रॉफिट्स ऑन इन बोथ द कॉस्टिंग सिस्टम्स वुड बी सेम?
Yes, if there is no stock of work in process and finished goods, but will be different if there is stock of work in process and finished goods. वर्क इन प्रोसेस याद आ रहा? ट्रिपल फाइनल कर लिए? अब इसकी बेस पर रहे पेज के दरमियान में हेडिंग लिखी होगी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। सीवी पे एक एब्रिविएशन बनी हुई ब्रेक इवन एनालिसिस। ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करें इसमें जो सारी डिस्कशन है वो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स है। मीन्स टू से आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस फॉर्मेट में रहनी चाहिए और 5 चीजें उसमें मेन हर वक्त जहन में रखनी है। नहीं 5 वो कौन सी? सबसे पहले सेल्स, नहीं फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल ठीक है, फिर वेरिएबल सेलिंग भी है सब, लेकिन अक्सर शायद मैं बोला करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से मैं वर्ड बोलूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट में मेरी मुराद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल भी है और वेरिएबल सेलिंग एडमिन भी है। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट या चलो एक और वर्ड लिख लेता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट द सम ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मींस वेरिएबल सेलिंग एडमिन, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मींस मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड जोन। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज सम ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन एंड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। तो जब भी मैं कभी कहूं वेरिएबल कॉस्ट आई मीन्स टू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन। इसलिए अगर सेल में से हम लेस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो सीधी कंट्रीब्यूशन नेट आएगी ग्रॉस आएगी। तो मैं कभी अगर कंट्रीब्यूशन के साथ कुछ ना लिखूं तब मैं नेट की बात कर रहा होता हूँ। मीन्स से अगर मैं कभी कहूँ सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट तो कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? सारी वेरिएबल। और कंट्रीब्यूशन के साथ अगर कुछ मेंशन ना करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन। लेकिन क्या टोटल लेस होने से नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी वैसे? उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट से मुराद और मैं अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट वर्ड बोलूं तो मैं दोनों की बात ही कर रहा हूं। और फाइनली अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आता है और ग्रॉस प्रॉफिट का होपफुली यहाँ तो ताल्लुक नहीं है। तो अगर मैं ये वर्ड जो मैंने बोले हैं लिखे हैं ये ना यूज करूं तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मींस नेट कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट मींस टोटल फिक्स कॉस्ट व्हिच मींस लेस करके फिर नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट को काइंडली ज़हन में रखना है। ये सारी डिस्कशन में जो आगे स्टार्ट हो रही है इसको मेरे ख्याल बना लें पेज के स्टार्ट पे थोड़ी बन जाएगी। ये जो हम एनालिसिस शुरू करने लगे हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस, ये ब्रेक इवन एनालिसिस करना पॉसिबल हो जाता है अगर हम बिजनेस के खर्चों को वेरिएबल और फिक्स में सेग्रीगेट कर लें। एक मिनट बाद दोबारा ये शुरू करना। कल से मैं देख रहा हूँ क्लास में आप आते हैं 2-3 माशाल्लाह पानी की बोतलें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिशन कंप्लीट हो जाता है और क्लास एंड हो जाती है। तो आज मुझे एक नजर आ रही है, मैं बंदा बुलाता हूँ एक और होनी चाहिए, कुछ पढ़ भी लें सर, जाने दे गुस्सा।
कॉस्ट से शुरू करते हैं मायूसी और FA1 तक जारी रहती है। सेल में से अगर क्या निकालना है तो क्या निकाल के क्या आ जाएगा और क्या लेस सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू नेट प्रॉफिट। डेफिनेटली इसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम वापस डिटेल में आ जाएंगे, लेकिन ये 5 चीजें हर वक्त इस तरतीब में ज़हन में रहनी चाहिए। आ जाएंगी। अब जो हमने ये टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक की कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। और एक लिस्ट बनी हुई पढ़ना आपको पढ़ना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी। सबसे पहले लिखा हुआ है कॉस्ट और आइदर फिक्स और वेरिएबल। हमें इस डिस्कशन में फिक्स कॉस्ट अलग चाहिए और वेरिएबल अलग, और अगर अलग नहीं होगी तो हम अलग इंशाल्लाह कर लेंगे। और बचपन जरा ज़हन में लाएंगे तो हमने एक तरीका पढ़ा हुआ, बल्कि 2 पढ़े हुए, बचपन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हाइलो मेथड और लीनियर रिग्रेशन मेथड। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के मेथड्स होते हैं। इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो याद करो। हमें इस डिस्कशन में बिजनेस का टोटल खर्चा वेरिएबल और फिक्स में अलग चाहिए, और अगर अलग गिवन नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम अलग कर दिया करेंगे। नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains constant at all levels of activity। कुछ पुरानी बातें आनी है, जितनी भी लिखी हुई कोई नई इसमें कोई नहीं। हमारी उसी जमाने में एक 2 assumptions और डिसाइड हुई थी कि टोटल फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। अगर हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम कि फिक्स कॉस्ट का टोटल हर साल सेम है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी सेम रहता है। क्या वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी सेम रहता है? फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट भी सेम रहता है? क्या सेम रहता है? यहाँ पढ़ा हमने वेरिएबल कॉस्ट का। अब एक सेकंड ब्रैकेट में है, जरा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। आउटपुट वर्ड किसके लिए है और सेल किसके लिए है? प्रोडक्शन के लिए वर्ड आउटपुट है, प्रोडक्शन, और सेल अलग हो सकती है स्टॉक्स अगर हो तो। इस सेंटेंस का मतलब ये बन जाएगा, अगर हम इस ब्रैकेट को बीच में कंसीडर करें, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट remains constant at all levels of production। मतलब ये जो एक्टिविटी वर्ड लिखा हुआ है ये प्रोडक्शन के एंगल से भी हो सकता है और सेल के एंगल से भी। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को प्रोडक्शन के एंगल से पढ़ूं तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जितने मर्जी यूनिट्स बनाएं पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट वुड रिमेन सेम। हाँ टोटल विल वेरी, ज्यादा बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट और ज्यादा हो जाएगी, कम बनाएंगे कम हो जाएगी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट से मुराद क्या है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, और फिक्स भी अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। इसी लाइन को अगर इससे पढ़ा जाए, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट remains constant at all levels of sale and all levels of units sold। तो क्या चीज किसके एंगल से सेम रहेगी और क्या चीज किसके एंगल से? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन के एंगल से कांस्टेंट रहेगी, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो सेल के एंगल से कांस्टेंट रहेगी। ठीक है सर? एनी न्यू थिंग? नंबर 3, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट varies with the sales। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर है तो किसके साथ वेरी करेगी? प्रोडक्शन के साथ। ज्यादा यूनिट्स बनेंगे ज्यादा होगा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वेरीज विद सेल। ये आप लोग कर भी रहे थे, ये मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, मार्जिनल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल विल बी डिफरेंट इफ देयर इज स्टॉक, एंड इफ देयर इज नो स्टॉक then there will be no difference। प्रोडक्शन ही सेल होगी, सेल ही प्रोडक्शन होगी। कभी हुआ ऐसे? टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी लेवल। आता है किसी के ध्यान में? सपोज रेंट है 1 लाख, फैक्ट्री का रेंट है सपोज 1 लाख, और आपने 5000 यूनिट्स बनाए। मतलब फिगर्स के नाम बोले जो मैंने लिखे हैं।
रेंट और यूनिट्स का लिंक कर रहा हूँ मैं, तो 20 पर यूनिट आंसर आएगा। रेंट फिक्स, आई होप ये है। रेंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस है, आपने 5000 यूनिट से बनाए, तो 20 रुपीस रेंट पर यूनिट आंसर आ रहा है। लेट्स अज्यूम अगर रेंट 1 लाख है, इसका टोटल सेम रहेगा अनलेस हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, वरना हम अज्यूम करेंगे कि टोटल सेम है। एक्टिविटी का चेंज हो जाए, लेट्स अगर 10,000 हो जाए, क्या बढ़ने से क्या हो रहा है? एक्टिविटी लेवल बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होगी, ऐसी। और अगर इसे रिवर्स सोचें, इस 10 के साथ इसे सोचें, एक्टिविटी लेवल कम होने से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है, तो प्रोडक्शन के साथ फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट का लिंक डायरेक्ट है या इनवर्स है? एक्टिविटी लेवल अगर मैंने बढ़ाया 5000 से 10,000, तो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम हो गया। और अगर वाइस वर्सा सोचो, एक्टिविटी लेवल अगर कम हुआ है 10,000 से 5,000, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है। तो क्या चीज किसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप रख रही है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हैज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एक्टिविटी लेवल। लिख लो ये डाटा दोबारा लिखो। देख ले रहे सर, यहाँ पे एक नजर देखने कोई कंफ्यूजन जल्दी से, जो ऊपर पढ़ा बोलने मेन मेन चीजें क्या पढ़ी। सेकंड लास्ट पॉइंट से इसी तरह से, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो, तो पॉइंट नंबर 2 के साथ इसको लिंक करना। ऊपर पॉइंट नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। यकीनन सेल प्राइसेस चेंज हो जाती हैं, लेकिन ये इस एंगल से लिखा हुआ कि अगर मैं इंफॉर्मेशन नहीं क्वेश्चन में, और लिखा हुआ है सपोज एक यूनिट 10 रुपए का बिकता है, तो अगर लाख बिका है तो मल्टीप्लाई बाय 10, अगर 2 लाख बिके तो मल्टीप्लाई बाय 10। सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होने की वजह से, लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी अज्यूम के पर यूनिट सेल प्राइस सेम है। एनी कंफ्यूजन? अब यहां से हमने एक छोटा सा फॉर्मूला जरा डेवलप करना है। आगे लिखा हुआ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने चीज सुनी है वही ज़हन में लाना। इट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट के साथ अगर मैंने टोटल नहीं बोला, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी है। और कंट्रीब्यूशन के साथ अगर हमने ग्रॉस या नेट नहीं लिखा, तो हम नेट की बात करते हैं। तो आपने जो अभी लिखा वो पढ़े जरा, क्या लिखा? सेल माइनस क्या इज इक्वल टू क्या? तो ये है अमाउंट्स में, शायद सेल की अमाउंट है, वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट है, लेकिन अगर इसे पर यूनिट बनाना हो तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हजम हो जाएगा सर? अब जरा ऊपर सेकंड लाइन में जाए जरा। सेकंड लाइन में हमारी assumption है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। सेकंड लास्ट लाइन में नीचे है, सेकंड लास्ट लाइन में हमारी assumption है सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन सेम। तो अगर सेल प्राइस पर यूनिट रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, तो देन कंट्रीब्यूशन शुड आल्सो रिमेन सेम। और डेफिनेटली अगर सेल प्राइस वुड चेंज,
variable cost would change, so contribution would also change. लेकिन if there is no information, then अगर sale price per unit is same, variable cost per unit is same, then क्या इनका difference would also remain same, और इनका difference is called as contribution. Conclusion पढ़ा. If both the sale price per unit and the variable cost per unit are constant, then it means contribution per unit will remain constant at all levels of sale. अभी हमेशा किसी को बात नहीं हो रही, by default शायद बातें हो रही, they have no other information. और अगर information होगी तो obviously ये चीजें change हो जाएंगी. क्या सेल प्राइस बदल नहीं सकती, क्या वेरिएबल कॉस्ट बदल नहीं सकती, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या क्या कांस्टेंट रहने से क्या कांस्टेंट हो जाएगा. ये वैसे नहीं बात समझ आ गई. वैसे मतलब सेल प्राइस 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, तो क्या 20 बेटा 50 और 40 है. सेल प्राइस 50 है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो क्या कंट्रीब्यूशन 20 ही रहेगी. ये 20 कब तक रहेगी. अगर सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहेगी तो उसके दरमियान जो डिफरेंस है, नहीं तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया. यहाँ से एक नया फार्मूला जरा डेवलप करना, और हमारा जरा काम यही कुछ फार्मूला डेवलप करना है. आपने कभी ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला सुना बचपन में. मार्जिन की शायद बात कर रहा हूँ, जिन हजरात में ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला उस तरह से नहीं भी सुना, F1 वाले नौजवानों ने. मार्जिन प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल सुना कभी. यस सर. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल. यस सर. तो इसी तरह अपनी जरा ये जो अपने ऊपर स्टेटमेंट बनाई है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन को भी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल देखा जा सकता है. तो एक फार्मूला बन जाएगा यहां से, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो. नहीं मार्जिन, एक सेकंड, अब उसे उस तरफ रहने दें क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ लिंक्ड है. यहाँ जो वर्ड्स हैं जरा डिफरेंट थोड़े से आ रहे हैं. मैं किससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ. मसलन देखें, सपोज सेल प्राइस पर यूनिट है 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 28. वो चैलेंजिंग फिगर होगी, मैंने इसकी बदली. कंट्रीब्यूशन है 22, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब ये तो रुपीज है. अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितने परसेंट है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय, पहले समझ ले, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100. कैसे फिगर्स लिखूं. 22 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100. आंसर फाइंड आउट करो. 44%. क्या चीज किसका 40%. अब ये जो इस वक्त बहस शुरू हो जानी, इसमें हमने फुली इन्वॉल्व रहना. जरा क्या चीज किसका 44%. देखिए इस 44% को ऑफ सेल ही में लिखूंगा क्योंकि सेल की बेस पे है. लेकिन क्या चीज अगर 100 है तो क्या 44. इफ सेल इज 100, ये फिर 100 कहां से आ गया. 44% मींस 44 बाय 100. 44% मींस 44 बाय 100. बेस में किसको रखा है, तो वही 100 है. तो इफ सेल इज 100, देन कंट्रीब्यूशन इज 44. ठीक है, सेल इज 100%, देन कंट्रीब्यूशन इज 44%. लेकिन अब 100 क्या है, सेल. 44 क्या है, कंट्रीब्यूशन. सेल और कॉस्ट ऑफ सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में क्या होता है, सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में अगर 100 रुपया सेल है, कंट्रीब्यूशन 44 रुपए है, तो 56 क्या होगा. वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली, सारी वाली. अगर कंट्रीब्यूशन हम वर्ड बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन. तो सेल इज 100, contribution is 44, then variable cost should be,
56। इसी तरह जैसा मार्जिन जरा दिन मतलब मार्जिन में बोलूं आपके सामने 20% प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल, 100 बताएं, 100 सेल इज 100, 20 इज प्रॉफिट, 80 इज कॉस्ट कहते थे, बस कॉस्ट ही ठीक है। वो प्रॉफिट सेल और प्रॉफिट के दरमियान शायद सारी कॉस्ट शामिल है। यहाँ क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन और सेल के दरमियान क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो है 20%, तो व्हाट इज 100, व्हाट इज 20 कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज 120। अगर सेल ही 100 रुपया तो 120 की बहस खत्म हो गई। तो 120 तब होता था जब मार्कअप होता था, कॉस्ट इज 100, तो यहाँ कॉस्ट इज नॉट 100, बेस में सेल ही है और सेल ही है। 20% अगर कंट्रीब्यूशन है तो व्हाट इज 100, सेल्स की बेस पे फॉर्मूला, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन 20, देयरफॉर 80 इज द वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो अगर 35% हो, सेल इज 100, कंट्रीब्यूशन इज 35, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट कितनी मार्जिन 75 नहीं ना बनता, 35 का है, 65 बैलेंसिंग फिगर आता नोट करें। ये कहीं इधर की जगह बना लें, फार्मूला लिखा होगा बन जाएगी, आ जाएगा क्या ऊपर कर दें भाई, अभी कहाँ करूँ, ठीक है इतना ही है। ऑनलाइन भी अपने पास पड़ के नोट करें। मत तंग करें उस भाई को, पढ़ने आए घर से, और खुद भी ना बोले अभी इसलिए आए, लिखते लिखते साथ वाले कान में जानने हैं। नोटेड है सर। इस फॉर्मूले का नाम पढ़ें जी, कंक्लूजन वाली सेकंड लाइन, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, CS रेशियो, एब्रीविएशन उसकी है, लेकिन फार्मूला फिर क्या है, CS वर्ड में रख के फार्मूला डेवलप हो जाएगा। लेकिन इसी को एक और नाम भी समटाइम्स दिया जाता है, जिस तरह प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिंपली मींस ग्रॉस प्रॉफिट है, इस तरह कंट्रीब्यूशन मार्जिन वर्ड कई दफा आया करेगा, सिंपली मींस इसका नाम, सिंपली इसका मतलब कंट्रीब्यूशन है, नहीं पहले इसका मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस नथिंग, सिर्फ कंट्रीब्यूशन। जिस तरह प्रॉफिट को कभी कभी शायद सुना आप लोगों ने, प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन वर्ड लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट ही है वो। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो सिंपली मींस कंट्रीब्यूशन रेशियो। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स
लेकिन उसके लिए फिर एक एब्रिविएशन लिखी हुई है CM रेशियो। CM मींस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, CS मींस कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, फार्मूला इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। नाम या क्या बोला जाता है, CS रेशियो या CM रेशियो, फार्मूला रिमेन सेम। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो आप बाय डिफॉल्ट रख लें ज़हन में, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी सेम ही है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके यहाँ पे? ये कोई कंफ्यूजन नहीं आप? बहुत अरसे से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है। पिछला तो साथ साथ हो गया है, तो अब काइंडली 2-3 दिन अगर गुजर गए तो फिर आपको 1.5-2 हफ्ते फिर इंतजार करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ फ्रॉम टुडे, या बल्कि शायद स्टार्ट हो चुकी है होपफुली। ये अचानक मेरी नज़र इसलिए इस बात की तरफ आई है क्योंकि आज माशाल्लाह ठीक ठाक ऑनलाइन स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। एक ही बात रोज होती है, कोई बात है करने वाली, ये कब खत्म होगा? अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गया। नहीं, वो जो टॉपिक की बात हो रही, लेकिन सर वो खत्म नहीं हुआ है। अब असल में प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, तो प्लीज उनको जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, अभी जितने टॉपिक्स हो गए हैं इन सब के आने हैं रोज एक एक, कभी किसी का कभी किसी का, इसी तरह चीजें याद रहनी है। अब यहाँ तक जो बेटा बातें हुई हैं इनकी बेस पे अब हमने एक एनालिसिस सीखना है बाय द नेम ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस से पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्रेक इवन कहते किसे। फर्स्ट लाइन जरा पढ़े काइंडली। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इट इज द पॉइंट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल। एक ऐसा पॉइंट है सेल का, वॉल्यूम वर्ड एक आएगा यार, तो वॉल्यूम मींस होता है क्वांटिटी, वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या बताएगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अप्लाइड और बजटेड। अप्लाइड और बजटेड में जो फर्क था वो एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन की स्टोरी, प्रोडक्शन वॉल्यूम यूनिट्स के एंगल से बात होगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे नो प्रॉफिट लॉस है, तो सुना होगा वर्ड, लेकिन डेफिनेशन पढ़े। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल in a period at which there is neither profit nor loss। स्टेटमेंट अपने ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, आखिर में प्रॉफिट जीरो है, लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट वाली जगह जीरो है। तो प्रॉफिट वाली फिगर जीरो कब होगी? जब सेल जीरो होगी, जब सेल खर्चों के बराबर होगी। कौन कौन से? वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट जिस जगह सेम हो जाएगी सेल के। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी सेल है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है सपोज है, कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? 2 लाख का नाम बताएं, कौन सी? फिक्स कॉस्ट सपोज है 1,50,000। नो प्रॉफिट लॉस सिचुएशन है, ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, ये प्रॉफिट सिचुएशन है। इस प्रॉफिट सिचुएशन में ऊपर फिगर देखें, सेल है हमारी 5 लाख, खर्चों का सम करें जरा, 1,50,000, 3 lakh plus 150,000. The expenses are less by rupees 50,000. Yeah, in other words, sale is more than by rupees 50,000, which results into profit. ठीक है? अब डेफिनेटली अपने जो सेल है ये कुछ यूनिट्स की सेल होगी। ये सेल बनी कैसे होगी? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। कुछ यूनिट्स की ये सेल होगी और फिर उन्हीं यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्या सोल्ड यूनिट्स और प्रोडक्शन यूनिट्स सेम ही होते हैं?
सर ये जो मैं अगली बात करने लगा ये बड़ी ध्यान से सुनिए और अपने जरा कल वाले आंसर जरा डिस्टर्ब होने लगा। सेल और प्रोडक्शन के यूनिट्स अगर डिफरेंट भी हो तो फाइनली जो अमाउंट सेल में से लेस होती हैं वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ही की होती है। रिलैक्स होकर देखिएगा और इस तरह की बातें अब जहन में सेट होना जरूरी है। मसलन आप ये वाले जो वर्किंग प्रोसेस वाले तो लेंथी सवाल हो गए थे, इनसे जरा पीछे चले जाए। एक्सवाइड होना जरा लिमिटेड तो घर में कंप्लीट हुआ है ना, तो थोड़ा सा रह गया। एक्सवाइड ढूंढ लेना थोड़ा सा रीजनेबल जरा डाटा सामने आता। आप चाहे मार्जिनल देखें या एब्जॉर्प्शन देखें, बात दोनों पे एप्लीकेबल होगी। कौन सी देख रहे हैं? एक्स वाई लिमिटेड कर ली सामने रखते हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट रख लिया सामने। सेल की अमाउंट देखें, सेल की ब्रैकेट में जाए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बताएं। 13,000 यूनिट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल की बहस हो रही है इस वक्त, एब्जॉर्प्शन सामने रखा हुआ आपको ऐसे। उसमें आपने यकीनन यूनिट्स लिखे हैं 12,000, प्रोडक्शन यूनिट्स कितने? 12,000। अब सेल 13,000 है, प्रोडक्शन 12,000, लेकिन आपने ओपनिंग स्टॉक भी लिखा है 4,000, तो 4,000 जमा 12,000 हो गया 16,000, और नीचे क्लोजिंग में चले 3,000। फाइनली जो सेल के नीचे अमाउंट है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ही की कॉस्ट है, जिसे कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। तो अगर प्रोडक्शन डिफरेंट भी हो तो इवन देन सेल में से जो यूनिट सोल्ड होते हैं उन्हीं की कॉस्ट होती है। फिर जरा और नीचे आने जरा, अगर एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो तो वो भी सोल्ड यूनिट्स की बेस पे ही होते हैं। तो क्या प्रोडक्शन और सेल डिफरेंट हो सकती है? यकीनन हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट देखें ना, लॉजिकली प्रॉफिट निकलना कैसे चाहिए? क्या जितने यूनिट्स बिके हैं उन्हीं से रिलेटेड खर्चा ही लेस होके प्रॉफिट आना चाहिए, और अगर ज्यादा बन गए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो फिलहाल करंट एसेट है, वो एसेट है, वो माइनस करके स्टॉक में लेंगे। और अगर पिछले साल बन गए तो पिछले साल से ओपनिंग बना लिए थे। फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल मींस क्या है? जो यूनिट्स बिके हैं उनकी कॉस्ट की बात हो। अगला मार्जिनल देखो, मार्जिनल भी ऐसे ही हुआ 13,000 यूनिट्स, लेकिन डेफिनेटली पहले 12,000 यूनिट्स की गेम शुरू हुई, लेकिन ओपनिंग स्टॉक भी आया, क्लोजिंग भी आया, एडजस्ट होके वो 13,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट बनी। और उसे आगे देखें, आपने 13,000 यूनिट्स ही की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी लिखी हुई है। तो जरा बोर्ड में देखें, क्या जितने यूनिट्स बिके होंगे फाइनली 3 लाख भी उन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट होगी। इसमें कोई वेरिएशन होगी तो हमने वर्किंग कर ली होगी, वो एडलेस होकर फाइनली ये जो जितने यूनिट्स बिके होंगे उन्हीं यूनिट्स की ये वेरिएबल कॉस्ट। और उसके बाद फिर फिक्स कॉस्ट हमने लिख ली। हमारा अगर प्रॉफिट आ गया तो हमारे जो यूनिट सोल्ड होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन से फिगर्स देखिएगा, उनकी कंट्रीब्यूशन 50,000 ज्यादा है फिक्स कॉस्ट से। इन यूनिट सोल्ड की कितनी कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट कवर कर ली है? इन यूनिट सोल्ड की 1.5 लाख रुपीस की कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लिया है, और कितनी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमा लेने की वजह से हमें प्रॉफिट हो गया, 50,000 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। कितनी कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट कवर की, बात समझ आई? 2 लाख हुई थी कंट्रीब्यूशन, कितने रुपए ने पहले फिक्स कॉस्ट कवर की? 1.5 लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट कवर कर ली, लेकिन क्या कुछ अपने लिए भी बच गया? तो दिस इज नॉट अ ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज नॉट अ वॉल्यूम ऑफ सेल where the profit is where the profit is this is not the volume of sale where there is neither profit nor sale, this is the volume of sale where there is profit। ठीक है सर? लेकिन अगर सपोज ऐसे हो जाए तो क्या फिर जितने यूनिट्स बिके यहाँ
उतने यूनिट्स ने ब्रेक इवन किया है? क्या उतने यूनिट्स ने फाइनली बिक के सारा बिजनेस का खर्चा कवर कर लिया है? बिजनेस का टोटल खर्चा कितना? 5 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे दो काम होंगे। नंबर एक, रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू मीन सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, फिक्स वेरिएबल नहीं कह रहा, टोटल कॉस्ट मीन्स सम ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। और नंबर टू, ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। नंबर वन, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू क्या एंड क्या इज इक्वल टू क्या? हर लेवल पे एट ब्रेक इवन पॉइंट ये दो काम होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट होता है कौन सा? ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर प्रॉफिट लॉस नहीं है तो फिर सेल कितनी होगी? जितनी टोटल कॉस्ट होगी। और कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? अगर वो फिक्स कॉस्ट से कम ज्यादा होगी फिर तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी एट ब्रेक इवन पॉइंट? फिक्स कॉस्ट के बराबर। और सेल रेवेन्यू कितना होना चाहिए? टोटल कॉस्ट के बराबर। नोट कर लेना। लेफ्ट साइड, लेफ्ट स्पेस जगह बुक जिनके पास है लेफ्ट सफा खाली है, थोड़ा सा वहां लिखो। जी जी सारी फिक्स, सारी जी है ही पीरियड कॉस्ट, लेकिन सारी नहीं, वो यूनिट्स कम हो ज्यादा हो टोटल तो सेम ही रहेगी, लेकिन जितने यूनिट्स बेचे हैं उसी से फिर पीरियड कॉस्ट लेस होगी। तो यूनिट्स ना भी बने फिक्स कॉस्ट तो सेम नहीं रहेगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बात फॉलो की यहाँ तक? ये लिख नहीं कर लीजिए, चीजें साथ साथ थोड़ी सी नोट कर ले। पिछला पेज खाली है या रजिस्टर पे। बुक्स बहुत सारे लोगों के पास नजर नहीं आ रही, वो दे नहीं रहे, ले नहीं रहे, देते नहीं। ले लें सर जी, क्या हो गया? ले लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? यही हो रहा है पिछले कई दिनों से। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर लेक्चर करेंगे तो बताइए। क्या बिजनेस ब्रेक इवन पे होना चाहिए? तो फिर बताएं वो कौन सा लेवल है? ब्रेक इवन नहीं है सर, फिर लॉस हो तो वो कोई भी मतलब नहीं, वो इस डिस्कशन में नहीं है। तो फिर वो ब्रेक इवन नहीं, तो लॉस हो सकता है। ये नहीं मैं कह रहा कि जरूरी कंट्रीब्यूशन हो। मेरी इस बात करने का मतलब नहीं कि सेल हमेशा टोटल कॉस्ट के बराबर हो, कंट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर हो, ब्रेक इवन लेवल पे ही होगा। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं है तो या तो प्रॉफिट लेवल होगा या फिर लॉस का लेवल। ब्रेक इवन लेवल पे क्या चीज किसके बराबर और क्या चीज किसके बराबर नहीं क्लियर होगी बात। वो फिर लॉस सिचुएशन ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही,
कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, तो गेम ऑन। क्या बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, ब्रेक इवन होना चाहिए? लेकिन क्या कम से कम ये पता होना चाहिए कि कम से कम कितने तो बेचने ही बेचने हैं, वरना लॉस हो जाएगा। एज अ मैनेजमेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम इतने तो बेचने ही बेचने हैं, ताकि कम से कम लॉस ना हो, और फिर डेफिनेटली एफर्ट ये होनी चाहिए उससे ज्यादा बिके। लेकिन क्या ये पता होना चाहिए कि कम से कम कितने बेचने जरूरी हैं लॉस खत्म करने के लिए? आपको एज अ मैनेजमेंट ये पता होना चाहिए कि कितने यूनिट्स बेचेंगे तो लॉस खत्म होगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि बस इतने ही बेचने हैं, उससे जितने ज्यादा बिकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम से कम कितने बेचने हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट सेट करते हैं। समझे सर? या इस तरह से कह रहे हैं कम से कम कितने बिकेंगे तो लॉस खत्म होगा, ये आपको एज अ मैनेजमेंट पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि कम से कम कितने बेचने हैं? उसका फिर एक फॉर्मूला ड्राइव करने लगे। अब हम क्या करने लगे, रजिस्टर खोलने लगे। ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द बिजनेस? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने यूनिट्स बेचेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए? हाउ टू डिराइव, how to calculate the number of units to be sold at break even point? So break even point means I am talking about break even units. What is the meaning of break even units? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सोचा मैं हम कैलकुलेट अब ये करने लगे कि ब्रेक इवन यूनिट्स अगर निकालने हैं तो व्हाट इज द फार्मूला। तो एक छोटी सी आपके सामने डेरिवेशन आनी है, बस आप हेडिंग लिखें और रुक जाए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका आपको नहीं पता। जो बातें मैंने की हैं उसी के अंदर से फार्मूला निकलाना। क्या हम सबको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे, या चले उसको भी छोड़ें पहले, क्या हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड हो तो सेल्स बन जाएगी, सेल्स की अमाउंट, और रिवर्स भी सोचा जा सकता है। एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, सेल में से अगर टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट भी आ सकता है। लेकिन मैंने वो फॉर्मूला लिखा जो शायद मार्कअप मार्जिन में मैं आपको बताता रहता हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। लेकिन जरा मैंने थोड़ा एम्फसाइज फर्दर कर दिए, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। एनी कंफ्यूजन? अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमारी इसी क्वेश्चन में, या हमारी ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्लस जीरो इज इक्वल टू सेल्स। क्या जीरो हो गया तो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट लॉस जीरो। इन अदर वर्ड्स ब्रेक इवन पॉइंट पे ये इक्वेशन रह गई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। अब इसी टोटल कॉस्ट को एक्सप्लेन करवाते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस जीरो, टोटल कॉस्ट को मैंने ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू सेल्स। अभी आपने एक स्टेटमेंट बनाई रजिस्टर में, क्या उसमें ऐसे ही हुआ? 5 लाख सेल, 3 लाख वेरिएबल कॉस्ट, 2 लाख फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन की बात कर। इसी को अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली रीअरेंज करना है तो कैसे भी कहा जा सकता है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए अपना डाटा जरा, 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। लेकिन क्या इसे और करके ऐसे भी कहा जा सकता है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस कंट्रीब्यूशन। कहा जा सकता है सर कंट्रीब्यूशन, अगर मैं नहीं बोल रहा तो ये नेट कंट्रीब्यूशन है। एनी कंफ्यूजन? फाइनली क्या ऐसे भी कहा जा सकता है
टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पे आएगा। कंट्रीब्यूशन क्या कुछ यूनिट्स की होगी? क्या कंट्रीब्यूशन कुछ यूनिट्स ने जनरेट की होगी? ये कुछ यूनिट्स होंगे, सोल्ड यूनिट्स होंगे, सोल्ड यूनिट्स होंगे, परचेज यूनिट्स होंगे, सोल्ड यूनिट्स होंगे, सोल्ड यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर सोल्ड यूनिट्स आपको बता दी जाए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको बता दी जाए, तो क्या आप कंट्रीब्यूशन की अमाउंट निकाल सकते हैं? कम होंगे नहीं, सेल्स की अमाउंट कैसे आई होगी? सोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई होगी? सोच के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ही होंगे, फाइनली सोल्ड ही होंगे, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्शन अगर होगी भी तो स्टॉक की एडजस्टमेंट से फाइनली सोल्ड यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आपको सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाए तो क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी सर? और सीधा अगर उसी को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करें तो सेल आ जाएगी या कंट्रीब्यूशन आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ये मैंने किस चीज की वर्किंग लिखी है नीचे आखिरी लाइन में? कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट हो जाती है? कैसे हो जाती है? सोल्ड यूनिट्स, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां तक मेरी किसी वर्किंग में कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं एक मिनट, अब ये नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स जो मैंने लिखे हैं ये कौन से हैं? क्या इनसे ब्रेक इवन हुआ होगा? ये सारी इक्वेशन बनाते हुए मैंने प्रॉफिट जीरो रखा, तो ये कौन से सोल्ड यूनिट्स होंगे जहां ब्रेक इवन हो रहा हो? तो फाइनली यहां से अगर हम फॉर्मूला इस तरह से बना लें, नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स मींस ब्रेक इवन यूनिट्स। ये क्यों लिखा मैंने ब्रैकेट में? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या बाकी ब्रेक इवन यूनिट्स होंगे? वो कैसे पता चला आपको? मेरी इन सारी फिगर्स की कैलकुलेशन में क्या जीरो है? तो नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स का यहाँ से मतलब ब्रेक इवन यूनिट्स। तो ये कैसे इक्वेशन बन जाएगी फाइनली? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो अगर हमें दो चीजें पता चल जाए, बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट और बिजनेस की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो उसको डिवाइड करके टोटल फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन आ जाएगा। तो समझ आई मेरी बात? लिखेंगे आप। ये डिवीजन समझ आ गई सर? उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वेशन के राइट साइड पे इज इक्वल टू के, तो इधर आके या ये उधर जाके ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं कंफ्यूजन?
ये सर नोटिस है। तो यहां से ऑनवर्ड्स अगर मैं कभी आपसे कहूंगी यार ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं, तो आप क्या फार्मूला बता दिया करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करवा दिया करेंगे? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और कैसे? टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे इकट्ठी करवा दिया करेंगे? प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। बल्कि देखिए जरा वर्ड्स अगर फाइनली पूरे लिखें, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट से मेरा मीनिंग प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट मींस वही तो होगी। नोटेड है सर? नेक्स्ट लाइन लिखें, अगर हम ब्रेक इवन यूनिट्स का रेवेन्यू निकालना चाहें, अभी क्या निकाला है? ब्रेक इवन यूनिट्स रेवेन्यू मींस सेल रुपीस निकालना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ब्रेक इवन लेवल पे सेल्स की अमाउंट क्या होगी। पहले अमाउंट निकाली या यूनिट्स निकालना है? तो ब्रेक इवन रेवेन्यू अगर निकालना हो तो सिंपली क्या करें? नहीं बेटा नहीं, वो फार्मूले में चले जाते हैं। नहीं मतलब इसी फार्मूले में क्या करें? नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स एट ब्रेक इवन मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन रेवेन्यू है। क्या मतलब है रेवेन्यू? पहले क्या फार्मूला किस चीज का फार्मूला भी बनाया हमने? फॉर एग्जांपल लाख यूनिट्स आ गए हैं, ब्रेक इवन के लाख यूनिट्स हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि लाख यूनिट्स बेच के प्रॉफिट कितना होगा, ये नहीं देख रहे, ये लाख यूनिट्स बेच के सेल कितनी हो। तो क्या करना चाहिए? यूनिट्स एट ब्रेक इवन मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। जी वली सब ठीक कह रहा है। हमें इतने यूनिट्स बेचने हैं कि उन यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन से अल्टीमेटली फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट पे उतने यूनिट्स बेचने जरूरी हैं जितने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को पूरी तरह ढांप ले, पूरी तरह कवर कर ले। यानी कन्फ्यूजन ये क्या लिखा, मैं लास्ट क्या बताने की कोशिश की? क्या अगर आ जाए तो क्या भी निकाला जा सकता है। लेकिन एक फॉर्मूला और लिखें जी। थर्ड कौन सा? फिक्स कॉस्ट प्लस नहीं सभी फार्मूला ही मैंने नहीं लिखा, मैं इक्वेशन को रीअरेंज करते 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 एक फार्मूले तक पहुंच गया। जी सर जी सब कुछ आ जाएगा सर, लेकिन ये अगर किससे आ जाएगा? सर जी वो तो फिर पहले से भी आ रही है, अगर टोटल कॉस्ट पता चल जाता तब इसे आ जाएगी। लेकिन हमें अगर यूनिट्स निकालने पड़े, डाटा तो सारा थोड़ी ना दिया होगा, अगर हमें यूनिट्स मिल गए ब्रेक इवन के, तो हम ब्रेक इवन यूनिट्स से ब्रेक इवन सेल्स की अमाउंट कैसे निकाल लेंगे? सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई। तो वैसे अगर निकलता होगा तो आपने वैसे करवा देना, ऐसे भी तो निकलता। जी सर ये जो हमने लास्ट लाइन लिखी है ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन यूनिट्स रेवेन्यू, ब्रेक इवन यूनिट्स रेवेन्यू, ये ब्रेक इवन यूनिट्स रेवेन्यू मैंने इस वक्त आपको कैसे बताया कि कैलकुलेट हो जाएगा? पहले आप ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लेंगे और फिर सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन रादर देन कि आप ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लें, आप सीधा ब्रेक इवन यूनिट्स का रेवेन्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक इवन यूनिट्स के रेवेन्यू तक हमें आने के लिए पहले क्या निकालना पड़ा? ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने पड़े और फिर सेल प्राइस पर यूनिट। लेकिन इसको डायरेक्टली फाइंड आउट करने का भी एक तरीका ये होता है कि आप सिंपली क्या करें, टोटल फिक्स कॉस्ट लें और उसको सिंपली डिवाइड कर दें CS रेशियो से। तो ये फॉर्मूला लिख लें, बाकी फिर मैं अभी वर्किंग करके आपके सामने करता हूँ। ये प्लीज समझ आ गया मैंने और करके क्या लिखा मैंने? एक तरीका क्या है ब्रेक इवन रुपीस निकालने का, ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लें और सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अगर यूनिट्स का डाटा ना हो तो कभी कभी सीधा ही क्या हो सकता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से अगर आप डिवाइड कर देंगे
तो इंशाल्लाह ये ब्रेक इवन रेवेन्यू आ सकता है। तो CS रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। तो यहाँ तक जरा नोट करना, अब यहाँ तक जितनी बातें हुई पर इसको जरा चंद आसान सी एग्जांपल्स में कुछ फाइनल करना। नोट कर ली? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने करनी, बताना कर लिखा। Anybody writing, please? लिख लीजिए जी। जरा एक पेज आगे जाए, जरा एक या शायद तीसरा पेज होगा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? थर्ड पेज, थर्ड ही है ना? ठीक है, नहीं मेरे पास तो है। थर्ड पेज अपने सामने रख। सेल प्राइस पर यूनिट 20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, therefore contribution per unit, fixed cost is 6 lakh, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना चाहता हूँ, फार्मूला बोला 6 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैलकुलेटर पकड़ा 75,000। ये आपके सामने वर्किंग्स लिखी होंगी, लेकिन आपने राइट साइड पे स्पेस काफी खाली है, साथ साथ ये वर्किंग छोटी छोटी लिखी जानी है। फार्मूला पूरा बोलना है, फिगर्स ढूंढनी है और ये फार्मूला अप्लाई करना सीखते जाना है। क्या फार्मूले में फिगर्स लिखी है मैंने? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 75,000। क्या है? हम कैसे कह सकते हैं ये ब्रेक इवन यूनिट से? नहीं, फार्मूला तो ये है, लेकिन एक दफा जरा यकीन आ जाए कि बाकी ये फार्मूला ठीक है। मैं अगर आपके सामने ब्रेक इवन यूनिट्स के लेवल पे एक इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो जरा बनवाइएगा जरा। ये 75,000 पहले फाइनल करने, ये है कि हमारे इस वर्किंग के मुताबिक क्या है, ब्रेक इवन यूनिट्स है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स पे अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा तो हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? जीरो इंशाल्लाह आएगा। कैसे? बोर्ड पे देखना। सेल्स की अमाउंट कैसे आ जाएगी? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, आंसर आ गया 15 लाख। कैलकुलेटर अलाउड है, अलाउड भी है और रिक्वायर्ड भी है। वेरिएबल कॉस्ट 75,000 into 12, what is 900? Difference है, what is 600,000? Contribution, how much is the fixed cost? क्या फायदा हुआ 75,000 यूनिट्स बेचने का? इससे बेहतर ना ही बेचते। यही 75,000 यूनिट्स वो हैं जिन्होंने आपका लॉस खत्म किया। यही द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे जो अगले होंगे वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन क्या इनकी इंपॉर्टेंस आपके सामने कोई नहीं है? इन्होंने क्या खत्म कर दिया है? हाँ, इससे आप जितना यूनिट ज्यादा बेच लेंगे वो आपको कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट में ले जाएंगे। तो कम से कम तो कितने बेचने हैं? तो अब ये प्लीज क्लियर होगी बात। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मूला बना हुआ है, उसके में से अगर हम फिगर्स ढूंढ लिया करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वाकई कैलकुलेट हो जाएगा। मेरा ख्याल लिख लेंगे फॉर्मूला आपने। यार यूनिट्स तो डिफरेंट भी बन सकते हैं यार, मैंने 75,000 लिख दी है। जितने मर्जी बनते रहे, फाइनली सेल के नीचे उतने ही यूनिट्स की कॉस्ट होगी जो बेचे हैं आपने। सॉरी क्या करके? जी सर, आप बेफिक्र हैं, यहाँ जो होना है अब इंशाल्लाह। मैंने कल आपसे कहा गेम तो आज से शुरू हुई, अब आप देख ही जाए हमारे साथ होती है, लेकिन इसी के अंदर अंदर गेम है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं हर चीज जो भी नया टॉपिक होता है ऐसे आपको डराता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे कंक्लूड करना पड़ता है कि आजकल के नौजवानों के लिए कुछ भी इशू नहीं।
हर चीज इनकी अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स पे। ऐसे ही अब तो वाकई मुहावरा नहीं रहा, तो कोई हकीकत होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी नोटेड है सर? नोटेड है सर? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक डायरेक्टली वाला फॉर्मूला पढ़ा, बल्कि डायरेक्टली वाले से पहले ये बताएं 75,000 के ब्रेक इवन यूनिट्स 15 लाख के है। ब्रेक इवन रेवेन्यू 15 लाख कैसे निकाला मैंने? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट, ब्रेक इवन रेवेन्यू। लेकिन क्या ये 15 लाख यूनिट्स निकाले बगैर डायरेक्टली भी आ जाता है? फार्मूला क्या है? 6 लाख पर डिवाइड अब किसे करना है? CS रेशियो का फार्मूला ज़हन में लाएं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताएं, सेल प्राइस पर यूनिट 20 into 100, 40% ऑफ सेल लिखना हमेशा कंपल्सरी है। क्या चीज किसका कितने परसेंट? कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। तो 6 लाख क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करना है? CS रेशियो 40%। आंसर फाइंड आउट करें। 1500 6 लाख का नाम बताएं। ये आवाजें जरा ज्यादा आनी चाहिए, बच्चों ने सब मुड़ के इसलिए देखा ये पहली दफा कहाँ से आवाज सुनी है, तो बच्चे जरा परेशान हुए कि ये पहली दफा क्लास में कौन सुन रहा है। वरना बात आपकी ठीक है, बाकी 15 लाख, लेकिन ये आवाजें जरा ज्यादा कॉमन होंगी तो लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। व्हाट इज 6 लाख? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो से भी डायरेक्टली क्या आ जाता है? अगली बात एक सेकंड सुन लें फिर बाद में नोट कीजिएगा, ठीक है? ब्रेक इवन रेवेन्यू डायरेक्टली भी आ सकता है। अब ये 15 लाख ब्रेक इवन रेवेन्यू मीन सेल है, ये 15 लाख बना कैसे होगा? कुछ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होंगे और मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपए होगा। तो अगर मैं आपको बता दूं कि सेल प्राइस पर यूनिट 20 रुपए है, तो आप यहां से फिर मेरे यूनिट्स भी बनवा सकते हैं। कैसे? डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। 15 लाख बना कैसे होगा? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 20 यूनिट सोल्ड डिवाइड बाय या मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू लिखा। तो अगर ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाए तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करके ब्रेक इवन रेवेन्यू आ सकता है, और अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू पहले आ जाए तो सेल प्राइस पर यूनिट को ढूंढ के ब्रेक इवन यूनिट्स भी रिवर्स वर्किंग करके आ सकते हैं। लिखा जी डेफिनेटली 40% अगर कंट्रीब्यूशन है, सब सही फरमा रहे हैं आप। अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% है। 100 अगर सेल प्राइस है, 40 अगर कंट्रीब्यूशन है, तो 60 फिक्स कॉस्ट ही हुई ना। इतना जज्बाती नहीं होना। अगर 100 रुपया सेल प्राइस है और कंट्रीब्यूशन 40 है, तो दरमियान में क्या है? आगे नहीं जाना, दरमियान में आना। किस में से क्या लेस होके क्या बना है? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होके कंट्रीब्यूशन बनी। तो अगर 100 रुपया सेल है, 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन है, तो 140 क्या है? 140 कुछ भी नहीं है, सेल ही का 100 है, 40 कंट्रीब्यूशन है, तो लेस हुई हुई है, दरमियान में कोई फिगर ही ऐड हुई हुई है। क्या चीज लेस हुई हुई है? वेरिएबल कॉस्ट लेस हुई हुई है, तो फिर वो 60 रुपये ही होगी। एनी कंफ्यूजन है?
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर ली प्लीज। सॉरी मैं तो फिगर तो नहीं नोट कर रहा। जी सर, जाते जाते 2-3 फॉर्मूले और होते हैं। पेज 1 पे है जरा, बल्कि सॉरी पेज 2 पे है आपके पास। पहले तो ये फॉर्मूला जरा हाईलाइट कर लें जो अभी तक हो गए हैं। एक तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स का हो गया, देख के बोलना जरा। फिर अगर अमाउंट निकालनी है ब्रेक इवन रुपीस की, ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट, डायरेक्टली रुपीस निकालने हो, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस। तो सीएस रेशियो का फॉर्मूला तो मैं आपने पहले यहाँ देख लिया। तो 4 हो गए सर, 4 चलेगा। अगर इस 4 या 3 में कोई कंफ्यूजन है तो ये मेथड रहने दो। नेक्स्ट हेडिंग आ गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक मिनट बोर्ड पे देखूंगा। एक मिनट सर, सॉरी जरा फॉर्मूला पढ़ो। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ? बजटेड सेल्स का मीनिंग कितने यूनिट्स बेचने का प्लान है शायद। अच्छा चले, एक बात चला हो गई है, अच्छा हो गया ये बात, चले जहन में आ रही। आप ये बताइए जो ब्रेक इवन एनालिसिस है ये पीरियड के स्टार्ट पे हो रहा होगा या एंड पे हो रहा होगा? ब्रेक इवन एनालिसिस बता क्या रहा है? कम अज कम इतने यूनिट्स बेचने हैं, कम अज कम इतने यूनिट्स तो बिकने चाहिए। अब सपोज साल खुद गुजर गए और हम एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं कि ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं। जो होना था वो तो हो गया, अब आप अगले साल के बना रहे हैं फिर। तो ब्रेक इवन वैसे क्या एक्चुअल कोई क्वांटिटी है? पीरियड के स्टार्ट पे आपका एक कैलकुलेशन है, आपकी डेफिनेटली बेस्ट एक कैलकुलेशन है। तो पीरियड के स्टार्ट पे आप ये डिसाइड करेंगे कि मैंने कम से कम तो कितने यूनिट्स बेचने ही हैं। तो ये पीरियड के एंड पे वर्किंग्स नहीं हो रही, ये पीरियड के स्टार्ट पे वर्किंग्स हो रही है। एंड में तो आप ये देखेंगे कितने बिके हैं, फिर वेरिएंस एनालिसिस होगा, कितने नहीं बिक सके, कितने बेच दिए वगैरह वगैरह। तो ये पीरियड के स्टार्ट पे कंडी वर्किंग हो रही है किस चीज की? ब्रेक इवन यूनिट्स की। लेकिन साथ एक और वर्ड आ गया बजटेड सेल। अब ये बजटेड सेल भी किस वक्त हम फाइंड आउट कर रहे हैं? डिफरेंस क्या है इन दोनों फिगर्स में? बजट है कितने यूनिट्स बेचने हैं, कितने यूनिट्स बिक सकते हैं बेस्ड ऑन डिमांड, कितने यूनिट्स बेचना चाहते हैं। तो और ब्रेक इवन क्या है? कम से कम कितने बेच रहे हैं। तो यकीनन आप उतने बेचना चाहते होंगे जितने कम से कम बिक जाएंगे। आप कितने बेचना चाहते होंगे? जितने बिक जाएं, जितने बिक जाएं, जितने हो जाएं उतने ही बिक जाएं, आप उतने बेचना चाहते होंगे डेफिनेटली बेस्ड ऑन डिमांड, जो भी आपकी मार्केट एक्सपेक्टेशंस है। और ब्रेक इवन ये है कि कम से कम कितने बिकने हैं। फर्स्ट करें अगर ये सिचुएशन है कि 1 लाख ब्रेक इवन सेल्स है यूनिट्स में, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स है और बजटेड यूनिट्स है 80,000। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता सर। आपके बिजनेसेस में ये नहीं हो सकता, मेरे जैसे बिजनेसेस में मेरा 1 लाख यूनिट्स बिकेंगे तो मेरा लॉस खत्म होगा, लेकिन जो मेरी प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसके मुताबिक मैं 80,000 बेच सकूंगा। तो लॉस होना ही होना। नहीं, प्लान नहीं बदलना मेरे भाई, बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, प्लान बदलने एक लगा दें साथ, ऐसे नहीं होना। मतलब व्हाट इज द मीनिंग बजटेड सेल? हमें ये एक्सपेक्टेड है लोग 80,000 खरीदेंगे, तो एक 80 एक लगा लें और 2 लगा लें, 3 लगा लें, ऐसे थोड़ी लगता है। हमें लग रहा है कितने यूनिट्स बेच पाएंगे हम? 80। कम से कम कितने बेचने हैं? तो लॉस होना ही होना, वी कांट डू एनीथिंग। तो देयर कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए कि सर बिजनेस रहने दें, नेकी करने के और भी तरीके हो सकते हैं।
हाँ, ये भी आप, ये आपका डिसीजन हो सकता है कि इंशाल्लाह अगले साल जरूर मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, तो शुरू के सालों में हो सकता है कि आप लॉस में भी सरवाइव करने की कोशिश करें, लेकिन लॉस ना गुजीर है, एस्टिमेटेड अमाउंट है, जीरो और लगा लेते हैं। ऐसे तो नहीं है यार, सही फाइनल कर लें। बजटेड मींस क्या है? एस्टिमेट तो है, लेकिन क्या मतलब है इसमें? अचानक ख्वाब आया, टॉस किया, ऐसा तो नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? हिस्ट्री देख रहे हैं, फ्यूचर प्रोडिक्शन देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है? वी कैन ओनली सेल 80,000 यूनिट्स, वी विल बी इन अ पोजीशन टू सेल 80,000 यूनिट्स। लाख क्या है? वी हैव टू सेल मिनिमम 1 लाख यूनिट्स टू अवॉइड लॉस। तो इस सिचुएशन में लॉस होना ही होना, तो कोई यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी सिचुएशन नहीं है। क्या वर्ड से समझ रहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी? लॉस से बचने का कोई चांस नहीं, लॉस से बचने वाली कोई सबील नहीं, रास्ता नहीं। तो इस सिचुएशन में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर होगा तो हमेशा कब होगा? जब बजटेड सेल्स ब्रेक इवन सेल से ज्यादा हो, और अगर वो कम है तो देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इवन अगर वो इक्वल भी है, क्या किसके बराबर है? तो असल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स है वो यूनिट्स जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, वो एक्स्ट्रा यूनिट्स अब ब्रेक इवन जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे। कितने यूनिट्स हमें लॉस से बचाएंगे? जो ब्रेक इवन यूनिट्स हमें लॉस से बचाएंगे, तो लॉस से जो बचाएंगे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। जो उससे ऊपर बिकेंगे, तो क्या उससे ऊपर बेचने से प्रॉफिट में हम चले जाएंगे? तो जो यूनिट्स हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे उन यूनिट्स को बोला जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इस फॉर्मूले में हमेशा क्या चीज ज्यादा होगी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा। तो अब मैंने 120 क्या कैसे अज्यूम की है? क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाने के लिए अज्यूम कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमें लग रहा है कि मार्केट में नेक्स्ट ईयर 1,20,000 यूनिट्स बिक जाएंगे। लाख क्या चीज है? कम से कम ये बिकने हैं, कम से कम ये तो बेचने हैं, लेकिन लग रहा है इंशाल्लाह हालात कंड्यूसिव हैं, 120,000 तक चले जाएंगे। तो कितने एक्स्ट्रा है जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे? वो 20,000 कहलाते हैं यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब होता है? जब क्या किससे ज्यादा होता है? एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? क्या ये जरूरी है कि हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो? जरूरी नहीं है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन कब होगा? इफ द बजटेड सेल्स आर मोर देन ब्रेक इवन सेल्स, और जितना ज्यादा होगा, ये समझ आता है, यही यूनिट्स प्रॉफिट में लेके जाएंगे। क्या 1 लाख यूनिट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले लॉस को खत्म किए, और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स इंशाल्लाह बेचेंगे वो हमें प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना चाहिए? क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना चाहिए? ये बेटा अगर 1 लाख है फॉर एग्जांपल, तो बताएं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी नहीं है? हाँ चले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, जितने बिकेंगे उतने ही बेचना लाजमी है। जितने बिकेंगे इंशाल्लाह उतने ही बेचना लाजमी है। तो कोई ऐसा यूनिट नहीं है इस केस में जो हमें प्रॉफिट में ले जाए। ये ठीक है बेटा, प्लीज इक्वल वाली बात समझ आ गई? तो लेट्स चले वापस आते हैं। 120,000 सपोज बजटेड सेल्स हैं, और देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स आर, सॉरी ब्रेक इवन सेल में से डिफरेंस इज 20,000। तो व्हाट इज इट स्टोरी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन ये मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके सामने यूनिट्स में कैलकुलेट किया है, ये अमाउंट्स में। लेकिन क्या इसी वर्किंग को अमाउंट में भी किया जा सकता है? सिंपली क्या करेंगे, इसको सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स अज्यूम 10 रुपीस पर यूनिट सेल प्राइस है। 12 लाख का नाम बताएं। बजटेड सेल रुपीस, ब्रेक इवन सेल रुपीस, कितने सेल के रुपीस हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे? सेल के कितने रुपीस हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट में ले जाएंगे?
ये 2 लाख ठीक है, लेकिन जरा सही कॉन्टेक्स्ट में भी क्लियर रखिएगा। क्या सेल ऊपर 2 लाख ही होगी? ऊपर कितनी होगी? 12 लाख। 12 लाख में से 10 लाख तक की सेल शायद खर्चे कवर करेगी, और बाकी जो है 2 लाख की सेल वो शायद प्रॉफिट में हमें कन्वर्ट कर दे। चलें, बहरहाल यहाँ तक लिखें, फिर बाकी फर्दर एनालिसिस। ये कहीं नोट की जगह बन जाएगी मेरे को। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी कैलकुलेट हो जाता है और अमाउंट्स में भी। अच्छा, ये मैंने 10 क्या अज्यूम किए, ये लिखना है साथ जरा। ये फार्मूला कैन बी ब्रेक, वैसे फार्मूला में यही ध्यान रखें, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। यूनिट्स में भी डिफरेंस लिया जा सकता है, अमाउंट्स में भी। बेटा दोनों एस्टिमेटेड अमाउंट्स हैं, दोनों काम स्टार्ट में हो रहे हैं। बजटेड भी साल के शुरू में है, पीरियड के स्टार्ट पे, ब्रेक इवन भी पीरियड के स्टार्ट पे। तो क्या उस वक्त जो सेल प्राइस का एस्टिमेट होगा वो दोनों के लिए होगा? एक्चुअल सेल प्राइस अगर डिफरेंट होगी तो कब होगी? जब एक्चुअल इवेंट्स होंगे। फिर उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस। तो इस वक्त वेरिएंस एनालिसिस नहीं, हम किस दिन खड़े हैं? पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके कौन सी 2 कैलकुलेशंस की हमने कि कितने यूनिट्स बेचे जा सकते हैं, इसको क्या कहेंगे? बजटेड सेल। और कितने यूनिट्स कम से कम बेचने हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, तो वर्ड्स काइंडली एक दफा बोल लेना, इस तरह के वर्ड्स बोलिए अगर। बजटेड सेल मींस कोई अपने जो भी आपको अच्छा लगता है, कितने यूनिट्स बिकने एक्सपेक्टेड है। बजटेड सेल, ब्रेक इवन, हाँ जी, मिनिमम कितने कम से कम बिकने चाहिए, लाजमी बेचे। हाँ ठीक है, लाजमी क्यों? वरना लॉस हो जाएगा। लॉस से बचने के लिए कितने यूनिट्स कम से कम बेचने हैं, ब्रेक इवन सेल। और जितने एक्स्ट्रा बिक जाएंगे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है, और उन वो यूनिट्स हमें प्रॉफिट में इंशाल्लाह ले। उठते उठते बैठ जाइएगा, एक आखिरी फॉर्मूला लिख के उठिएगा। यहां से फिर अगर हम इस डेटा को गौर से देखें तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो डेवलप हो सकती है परसेंटेज में। बात समझ लीजिएगा, चाहे ना लिखवाएं वो कल लिख लीजिएगा। जो बात यहां तक हुई है अगर बात कंप्लीट कर लें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मतलब ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स बजटेड सेल का कितने परसेंट है। तो इक्वेशन बनवाएंगे, मैंने क्या बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। किसकी बेस पे क्या देखना चाहते हैं? फिलहाल असल चीज सही ये है कि हम ये समझिए हो क्या रहा है। तो फिगर्स अगर मैं लिखूं अगर यूनिट्स में, फॉर एग्जांपल, तो 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख या 120। फार्मूले की बेस में क्या है, किसको किससे कंपेयर किया करना है? आंसर बताइएगा जरा। 16.67% ऑफ बजटेड सेल। क्या चीज किसका, छोड़ दे लिखने का, लिखेगा, लिखने का टाइम नहीं। क्या चीज किसका कितने परसेंट है? क्या चीज किसका कितने परसेंट है? गौर से देख के बताएं, मैंने 100 किसको रखा? अगर बजटेड सेल 100 रुपए है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 16.67 रुपीज है, तो बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान में कौन सी चीज है? ब्रेक इवन सेल। वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं है। बजटेड सेल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक आते आते रास्ते में क्या पड़ता है? तो व्हाट इज 100 बजटेड सेल, व्हाट इज 16.67? कैलकुलेटर अलाउड है, कर लीजिएगा सही तरह। 83.33 फिर ब्रेक इवन सेल्स होंगी। अगर मैं आपके सामने कहूं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, what is 100? What is 100? Write it sale. What is 25? What should be 75? ब्रेक इवन सेल। अगर आपके सामने बोला जाए 40% CS रेशियो है, what is 100? सेल। What is 40? कंट्रीब्यूशन और सेल के रास्ते में
वेरिएबल कॉस्ट 60 है। तो इंशाल्लाह कल मुझे याद करवा देना, आपने ये नोट करना। आज घर में क्या करना है आपने, ये मिनिमम है सर जी जो मैं दे रहा हूँ, इट इज जस्ट मिनिमम जो मैं रोज देता हूँ। बाकी आपका जो दिल करे करें, लेकिन ये जरूर करें। सियारा पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। ये जरा ये पीडीएफ शेयर करनी है कॉस्ट की ना, जरा उसे क्या क्या जरा तैयब से जरा कर दी सारे ग्रुप्स में।